ठीक है, डार्विन टू डॉकिंस करके मैंने कल उनका एक महत्वपूर्ण एक विषय को आपके लिए बताया था। वो उनकी जो बेटी के लिए उन्होंने जो 10 साल की बेटी के लिए उन्होंने जो लेटर लिखे थे, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको बताया। उसके विशेष कुछ शब्दों को हमें याद रखना है जो लगातार इस क्रमिक विकास की कहानी में हमारे लिए बहुत ही उपयोग है। एक है सबूत, दूसरा है अवलोकन और तीसरा है परिकल्पना और चौथा है भविष्यवाणी। एविडेंस, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और प्रेडिक्शन, ये चार चीजों को वो अपनी बेटी के लिए वो समझा के बता रहे थे उस पत्र में। और फिर उसके साथ साथ वो कहते हैं कि तीन जो दुश्मन है, ये बुरी जो कारण है जो हमेशा लोग विश्वास करते हैं इन चीजों के आधार पर, जैसा कि परंपरा, अधिकार और प्रकाशन, ट्रेडिशन, अथॉरिटी और रेवलेशन। तो अपने बेटी को वो चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि इन तीन जो बातों के कारण यदि तुम्हें विश्वास करने के लिए कोई मजबूर करता है तो उन्हें पूछना आपके पास में किस तरह का सबूत है। ये जो बात आप बता रहे हैं उसके लिए आपके पास में किस तरह का सबूत है, व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस इज देयर फॉर दैट। जो चाहे वो धार्मिक विचार हो या सिद्धांत हो, उसके लिए आपके पास में क्या सबूत है, ये प्रश्न को पूछना है करके अपने 10 साल की बेटी को वो बता रहे थे। ओके, हमने ये देख लिया कि डार्विनवाद क्या है। डार्विनवाद वो है जो चार्ल्स डार्विन के द्वारा स्थापित जैविक परिवर्तन के स्पष्टीकरण के रूप में विकास तंत्र का सिद्धांत, द थियरी ऑफ द एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म propounded by Charles Darwin as an explanation of organic change। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो हम लोग नियो डार्विनवाद या अभी मॉडर्न डार्विनिज्म जो है 21वीं शताब्दी में जैसे डॉकिंस जैसे लोगों के द्वारा वो सामने लाया गया है, या वो बहुत जोर से अपने आवाजों से अपने लेखन के द्वारा वो बता रहे हैं, वो कॉस्मिक चेंज को भी बता रहे हैं, मतलब पूरे ब्रह्मांड के निर्माण से लेके बातें कर रहे हैं। परंतु चार्ल्स डार्विन वहां तक सोचा नहीं था, वो सिर्फ वो ऑर्गेनिक चेंज मतलब जैविक परिवर्तन के बारे में ही उसने सोचकर उसके लिए जवाब को लिखने की कोशिश किया अपने किताब जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में। ओके, यह डार्विन की विशिष्ट दृष्टिकोण को दर्शाता है कि विकास मुख्य रूप से प्राकृतिक चयन द्वारा संचालित है, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा। ये बात को हमें ध्यान में रखना है। डार्विन का जो विभिन्न विचार रहने के बावजूद आज जो टिका हुआ है वो नेचुरल सिलेक्शन। वैसे भी कल परसों उसके पहले भी मैंने बताया, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर पाया, उसके समय में वो बातें उपलब्ध नहीं था उनके सामने, क्योंकि आनुवंशिक ये सारी जो आनुवंशिक विज्ञान ये सब जेनेटिक साइंस ये सब बहुत बाद में आया था। तो डार्विन के समय में वो डोमेस्टिक सिलेक्शन को ही उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करता है, जैसा कि जो पालतू प्राणियां हैं उसमें किस प्रकार की जो परिवर्तन को देख सकते करके वो एक उदाहरण को पेश करते हैं। ठीक है, जो डार्विनवाद या डार्विनिज्म का बेसिक टीनेंट्स जो मूल तत्व जो बातें हैं, उन बातें क्या क्या है डार्विन द्वारा परिभाषित प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के मूल सिद्धांत ये है। कौन सा है? प्रत्येक पीढ़ी में जो जीवित रह सकते हैं उससे अधिक उत्पन्न होता है, मोर इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड इन ईच जनरेशन देन दैट व्हिच कैन सर्वाइव। दूसरा है फिनोटाइपिक वेरिएशन, प्ररूपी फिनोटाइपिक भिन्नता व्यक्तियों के बीच मौजूद है और वो भिन्नता आनुवंशिक है। वैसे आनुवंशिक ये शब्द को हम अभी आपको समझने के लिए शब्द इस्तेमाल किया हूं। एक्चुअली डार्विन ने आनुवंशिक जेनेटिक करके इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उस समय में वो विज्ञान नहीं था। वो हेरिटेबल मतलब हम अपने जो पिता से माता से जो पाते हैं, मतलब वो हमारे पारिवारिक रूप में हमको मिलता है, तो ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। आनुवंशिक का अर्थ आप जेनेटिकल हेरिडिटरी उस बात को नहीं कह रहा हूं, तो ये अलग है, मतलब वो स्वभाव है, गुण है जो हमारे अंदर हमको दिखती है, वो हमारे बाप दादाओं से या हमारे माँ बाप से हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, उन व्यक्तियों के साथ जिनमें श्रेष्ठ गुण है, जो वातावरण के लिए बेहतर अनुकूल है,
जीवित बचेगा। एक्चुअली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो शब्द है अपन एवोल्यूशनरी थ्योरी के साथ में सुनते हैं, वो डार्विन का वाक्य नहीं है, उसको बाद में दूसरा व्यक्ति ने बनाया था। परंतु उन्होंने उसका जो सिद्धांत को तो पेश कर लिया था। दोस इंडिविजुअल्स विद हेरिटेबल ट्रेट्स, मतलब जो आनुवंशिक रीति से जो बातें अपने अंदर में फिनोटाइपिकली उनके अंदर में रहता है, बेटर सूटेड टू द एनवायरनमेंट टू सर्वाइव। वातावरण में जिस वातावरण में वो रहते हैं उसके लिए, वो जीने के लिए, बच के रहने के लिए वो अनुकूल है। ऐसा जो गुण है, वो ऐसा जो जानवर या पक्षी या मनुष्य जीवित रह सकता है करके वो कह रहे हैं। When reproductive isolation occurs, new species will form. जब प्रजनन अलग होता है तो नई प्रजातियां बनेगी करके बोलते हैं। ठीक है, ये सब डार्विन का महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और इसको हमने निचोड़कर इसका जो विचार को या उसका सिद्धांत को समझने के लिए हमने कोशिश किया। क्रिएशन विदाउट अ क्रिएटर, एक निर्माता के बिना निर्मिति। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्रिएशन विदाउट अ क्रिएटर, सृष्टिकर्ता यहाँ पर आवश्यकता नहीं है करके डार्विन कहते हैं। आज हम लोग नियो डार्विनवाद, नियो डार्विनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। वो भी एक कंपैरेटिव रूप में पढ़ेंगे, ताकि आपको मैं ये सारा सिद्धांत को देकर बहुत मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, तो आपको जितना आवश्यक है उतना ही मैं देना चाहूंगा। नियो डार्विनवाद क्या है? Neo-Darwinism is generally used to describe any integration of Charles Darwin's theory of evolution by natural selection with Gregor Mendel's theory of genetics. So यहाँ पे दूसरा एक व्यक्ति का नाम आपको दिख रहा है, ग्रेगर मेंडल करके। नियो डार्विनवाद आमतौर पर ग्रेगर मेंडल की आनुवंशिक सिद्धांत, थियरी ऑफ जेनेटिक्स करके, उन्होंने जेनेटिक्स की विषय के बारे में, आनुवंशिकी के बारे में उन्होंने खोजबीन किया, और चार्ल्स डार्विन की प्रकृति चयन के विकास सिद्धांत के की संयोजन के लिए वर्णन किया जाता है। दोनों को यदि कंबाइन करेंगे, उस विचार को नियो डार्विनिज्म या नियो डार्विनवाद करके कहते हैं। आप अच्छे समझ लीजिए, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन मतलब प्रकृति चयन के द्वारा क्रमिक विकास या विकास का सिद्धांत, वो किसका है? चार्ल्स डार्विन का है। उनका मुख्य सिद्धांत ही वही है, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। और ग्रेगर मेंडल उसके बाद में जो आया था, थियरी ऑफ जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकी, वो जो सिद्धांत है, ये दोनों को जब मिला देते हैं उसी को कहते हैं नियो डार्विनिज्म। आमतौर पर इसी को ही समझा जाता है। ओके, एक और व्यक्ति है जिसका नाम है जॉर्ज जॉन रोमानस। ये जॉर्ज जॉन जो रोमानस जो है, यही व्यक्ति को ही लोग कहते हैं कि ये जो नियो डार्विनिज्म करके शब्द को उन्होंने इन्वेंट किया। उन्हें नियो डार्विनवाद शब्द का आविष्कार करने के लिए माना जाता है, जो 19वीं सदी के अंत में प्राकृतिक चयन पर केंद्रित विकास के सिद्धांत जो मुख्य विकास बल के रूप में माना जाता था। 19वीं शताब्दी के अंत में क्या हो गया, वैज्ञानिक लोगों के बीच में और सारे विश्व में, जहां पर वैज्ञानिकों खोज रहे हैं जीवन का मूल, उसका जो ओरिजिन, उसका सारी चीजों को जब खोज करने वालों में ये थियरी ऑफ एवोल्यूशन एक मुख्य बल हो गया, एक मेन फोर्स बन गया था। जॉर्ज जॉन रोमानस ने वो शब्द को कॉइन करता है, बनाता है नियो डार्विनिज्म। ये 19वीं सदी के अंत में ये हुआ। यह ज्यादातर 1895 डार्विन और अगस्त वाइजमैन की विकास के सिद्धांतों के संयोजन या 1942 आधुनिक संयोजन से विकासवादी सिद्धांत को संदर्भित करता है। मतलब ये जो हम नियो डार्विनिज्म करके बोलते हैं, वो चाहे दो चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है अधिकतर। एक है 1895 में, 1895 में कॉम्बिनेशन ऑफ डार्विन एंड ऑगस्ट वाइजमैन, इन दोनों की थियरी ऑफ एवोल्यूशन को जोड़कर जो बनाया गया सिद्धांत को नियो डार्विनिज्म कहते हैं। या 1942 में भी ऐसा एक कॉम्बिनेशन हुआ था, उसको मॉडर्न सिंथेसिस करके कहते हैं। उस बात को भी आप जो नियो डार्विनिज्म करके कह सकते हैं। या अभी के जो फिलहाल अभी जो समय है 21वीं शताब्दी, 20-21वीं शताब्दी में, एनी थियरी which is combined with Darwinism and Mendelian based theory है।
जो डार्विन और मेंडल की थियरी के साथ में जो चीज जुड़ जा रहा है आज, उसको नियो डार्विनिज्म कहते हैं। मतलब आपको 50 साल पहले का नियो डार्विनिज्म अलग है, नियो डार्विनवाद अलग है, और अभी जो इस्तेमाल हो रहा है या उसको बताया जा रहा है वो नियो डार्विनवाद अलग है। परंतु बेस मटेरियल जो रहता है, सबसे नींव सिद्धांत है वो डार्विन का जो प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। ओके, यह सिद्धांत प्रस्तावित किए जाने के बाद से विभिन्न रूप से संशोधित किया गया है। नियो डार्विनवाद प्राकृतिक चयन और आनुवंशिक संयोजन को इशारा करता है। ठीक है, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे, ये ग्रेगर जोहन मेंडल, ये जो व्यक्ति था, ये असल में एक पादरी साहब था, एक मॉन्क था, और ये जर्मन स्पीकिंग परिवार में ऑस्ट्रिया में उनका जन्म हुई थी। ग्रेगर जॉन मेंडल एक जर्मन भाषी ऑस्ट्रिया, आज ऑस्ट्रिया करके कहते हैं, अगस्टीनियन पादरी ये वैज्ञानिक थे। उन्होंने उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स करके इनको नाम दिया गया है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। और उन्होंने मटर की दानों पर प्रयोग कर आनुवंशिकी की नियम निर्धारित किया था। मटर जो अपन खाते हैं, जो ग्रीन मटर है, ग्रीन पीस रहता है, उस मटर को लेकर उसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया और जेनेटिक्स के कुछ नियमों को, आनुवंशिकी के नियमों को उसने निर्धारित किया। उनके कार्यों की महत्व 20वीं शताब्दी तक नहीं पहचानी गई। 20th सेंचुरी तक लोग उसको उतना ध्यान ही नहीं दिए, ये 19वीं शताब्दी के हैं। और बाद में उन नियमों की पुनर्खोज ने उनका महत्व बताया। मतलब उसके ऊपर फिर से जेनेटिकली उसको खोज करते समय उनका जो खोज था तब 19वीं शताब्दी में उन्होंने किया था, उसका महत्व लोगों को समझ में आया। ओके, एक और व्यक्ति है जिसको हमें समझना जरूरी है, प्रोफेसर ऑगस्ट फ्रेडरिक लेपोल्ड वेइसमैन। ये जो व्यक्ति है जर्मन व्यक्ति था, ये जर्मन विकासवादी जीव विज्ञानी था, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट करके हम उनको उनके बारे में जानते हैं। अर्नेस्ट मेयर, ये भी एक एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट है। वो क्या कहते हैं, इस वेइसमैन के बारे में क्या कहते हैं, चार्ल्स डार्विन के बाद 19वीं शताब्दी के दूसरे सबसे उल्लेखनीय विकासवादी सिद्धांतकार के रूप में उन्हें स्थान दिया है। वेइसमैन को चार्ल्स डार्विन के अगले स्थान में उन्होंने उठा के रखा है, अर्नेस्ट मेयर करके व्यक्ति। ओके, ये क्या किया था अर्नेस्ट, मतलब वेइसमैन ने क्या किया, उनके मुख्य योगदान में जर्म प्लाज्म सिद्धांत, एक समय में इसको वेइसमैन वाद के नाम से भी इसको जाना जाता था, इस थियरी को शामिल है, जिसके अनुसार वंश अनुक्रम एक बहुकोशिकीय जीव में, मतलब एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अभी हम लोग जो है मल्टी सेलुलर, हमारे पास में, हमारे शरीर में बहुत सारा कोशिकाएं हैं, तो ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो भी मतलब आनुवंशिकी रूप में जो गुणों को हम प्राप्त करते हैं, मिलते हैं, ये वेइसमैन पहला व्यक्ति था जिन्होंने कहा ये जर्म सेल्स के द्वारा, बीजाणु कोशिकाओं के द्वारा, जर्म सेल्स के द्वारा, जैसा कि गैमेट्स करके अपन कहते हैं, एक है उसको अंडाणु करके कहते हैं और शुक्राणु करके कहते हैं, मतलब एग सेल्स और स्पर्म सेल्स। एग सेल्स और स्पर्म सेल्स के माध्यम से ही हमको आनुवंशिक जो गुण हम प्राप्त करते हैं करके वेइसमैन ने कहा। अब समझ गए होंगे जर्म प्लाज्म थियरी का जो मतलब यह होता है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुकोशिकीय जीव में जब आनुवंशिक कुछ गुण हमारे अंदर प्रकट होता है या हमको दिखता है, वो कौन से सेल के द्वारा आ रहा है, कौन सी कोशिका के द्वारा आ रहा है। आपको दो प्रकार के सेल आप साइंस में पढ़े होंगे, एक सोमैटो सेल्स है और गैमेट्स है। तो गैमेट जो रहता है वो गैमेट है बीजाणु, ये बीजाणु करके हिंदी में कहते हैं। ये बीजाणु में दो प्रकार रहती है, एक है अंडा का कोशिका रहती है, अंडाणु करके कहते हैं, दूसरा है स्पर्म सेल्स रहता है, शुक्राणु का कोशिका रहता है। इसके मिलन से ही एक नया एक सृष्टि निर्माण होता है करके हम जानते हैं। ओके,
तो अभी हम लोग डार्विनवाद और नियो डार्विनवाद, डार्विनिज्म नियो डार्विनिज्म की तुलना करेंगे। इसके लिए कुछ कैटेगरीज है, उस कैटेगरी के अनुसार हम देखेंगे। पहले उसकी परिभाषा, यूनिट ऑफ एवोल्यूशन, और कॉसेस ऑफ वेरिएशन, मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, म्यूटेशन एंड आइसोलेशन। इसको पहले अंग्रेजी में बता देता हूं, बाद में यही टेबल आपको हिंदी में भी समझाऊंगा। तो डार्विनिज्म का परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ डार्विनिज्म, द एवोल्यूशनरी थियरी proposed by Charles Darwin. Definition of neo-Darwinism, the modified and the modern version. मतलब मॉडर्न इसलिए बोला जा रहा है, हर पीढ़ी में कोई ना कोई उसके साथ कुछ जोड़ते जा रहे हैं, तो जो भी उसमें मॉडिफाई किया जा रहा है, डार्विनवाद में जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसी को नियो डार्विनिज्म कहते हैं। यूनिट ऑफ एवोल्यूशन इंडिविजुअल में होता है, व्यक्तिगत होता है। नियो डार्विनिज्म में पूरे जनसंख्या में, जन समुदाय में होता है। causes of variations are not explained. डार्विनवाद में आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इन नियो डार्विनिज्म इट इज एक्सप्लेन, द causes of variation, भिन्नता का कारण हमको समझाया जा रहा है। मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है, उसके अंदर ऐसा गुण है, वही बचकर रह सकता है। Mode of natural selection, neo-Darwinism, differential reproduction and comparative reproductive success. Reproductive isolation in Darwinism not included, उसके बारे में कोई बात ही नहीं बताया गया। In neo-Darwinism, it's an essential factor. Mutation and isolation does not include in Darwinism. In neo-Darwinism, mutations and isolation are accounted. ठीक है, अभी इसमें कुछ शब्द आपके लिए नया होगा, यदि साइंस स्टूडेंट आप नहीं है तो इन्हें समझने के लिए आपको तकलीफ होगा। आप डिक्शनरी देकर उसको पढ़िएगा, यदि आपको समझ में नहीं आता तो मुझे आप व्हाट्सएप करिए। तो इसको अपन हिंदी में देखेंगे। डार्विनवाद की परिभाषा है चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित विकासवादी सिद्धांत, इसलिए उनके नाम से ही उसका पहचान। नियो डार्विनवाद क्या है? डार्विनवाद के संशोधित आधुनिक संस्करण, उसके अंदर जो भी नया किया जा रहा है या जोड़ दिया जा रहा है, उसको नियो डार्विनवाद कहते हैं। विकास का नाप कैसे नापेंगे आप? व्यक्तिगत रीति से रहता है, और नियो डार्विनवाद आबादी के रूप में रहती है। भिन्नता के कारण समझाया नहीं गया और इसमें समझाया गया। प्राकृतिक चयन की तरीका, योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और नियो डार्विनवाद में अंतर प्रजनन और तुलनात्मक प्रजनन की सफलता। ये सब बहुत ही लंबे चौड़े आपको डेफिनेशंस है, उसको मैं सिर्फ उसका नाम बता रहा हूं। प्रजनन अलगाव शामिल नहीं है, मतलब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन करके कहते हैं उसको। यह एक आवश्यक कारक है, नियो डार्विनवाद में वो आवश्यक कारक हो गया। उत्परिवर्तन और उलगाव इसमें शामिल नहीं है डार्विनवाद में, और उत्परिवर्तन और अलगाव का महत्व है, मतलब जेनेटिक म्यूटेशन, जो परिवर्तन दिख रहा है उसके कारण जेनेटिकली आनुवंशिक रीति से कुछ तो उसके ऊपर असर पड़ गया, उसी को उत्परिवर्तन करके कहते हैं। ओके, ठीक है, और अभी अपन आगे बढ़ेंगे, इसको अपन समझ लेंगे। नियो डार्विनवाद असल में क्या है? डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन प्लस मेंडल्स जेनेटिक्स प्लस वाइसमैन्स जर्म प्लाज्म थियरी। डार्विन का प्राकृतिक चयन, मेंडल का आनुवंशिकी, और वाइसमैन का बीजाणु जर्म प्लाज्म सिद्धांत। ये तीनों को जब आप मिलाते हैं, आपको क्या मिलता है? नियो डार्विनवाद मिलता है। सो ये नियो डार्विनवाद बेसिकली डार्विनवाद के आधार पर उसके साथ जो विचार और सिद्धांत उसके ऊपर जोड़ दिया जा रहा है, उसी को नियो डार्विनवाद कहते हैं। परंतु ये तीन चीज तो बहुत महत्वपूर्ण है। डार्विन के समय में आनुवंशिकी का कोई विज्ञान या स्टडीज, उसके बारे में खोज नहीं था, और फिर जब जेनेटिक्स ही नहीं है, तो फिर एक बीजाणु के बारे में, जीन के अंदर में जो रहता है, उसके बारे में कैसे हमको समझ हो सकता है? सो डार्विन के बाद के समय में, डार्विन के बाद मेंडल, वाइसमैन जैसे अनेक जो वैज्ञानिकों ने अपने खोज के आधार पर इन सिद्धांतों को लेकर आया। सो नियो डार्विनवाद असल में क्या होता है? जो डार्विन का प्रकृति चयन और मेंडल की आनुवंशिकी और वाइसमैन की बीजाणु प्लाज्म का सिद्धांत, मतलब ये तीनों मिलाकर जो आपको एक प्रोडक्ट मिलता है, उसको ही अपन नियो डार्विनवाद करके कहते हैं।
ठीक है, मैंने जब आपको डार्विनवाद कहते समय में एक स्टेटमेंट बताया था, क्योंकि हम लोग ले पीपल है, उतना हम ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, जेनेटिक्स वगैरह उतना पढ़ते नहीं है, कब तो भी पढ़े होंगे या अभी भी आपको उतना याद नहीं हो रहा होगा, इसलिए मैं आपको सिंपल शब्द में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और आपको मैं शुरुआत में ही कह दिया, डार्विनवाद या क्रमिक विकास दोनों एक साइंटिफिक थियरी नहीं है, वो एक वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, एक फिलोसॉफिकल बिलीफ है। वो एक सैद्धांतिक या तत्व ज्ञान आधार पर एक सिद्धांत है करके मैंने आपको इतिहास में से सिखा दिया, दिखा दिया, इसलिए ये शब्द को जानना जरूरी है। डार्विनवाद के बाद में हमने एक स्टेटमेंट को पढ़े थे या ध्यान में लाए थे, वो कौन सा है? क्रिएशन विदाउट अ क्रिएटर, निर्माण करने वाला बिना निर्मिति करके हमने उसको देखा। उसी प्रकार अभी नियो डार्विनवाद को यदि आप निचोड़ेंगे, आपको क्या मिलता है? डिजाइन विदाउट अ डिजाइनर। डिजाइनर को मान रहे हम, मतलब डिजाइन दिख रहा है हमको, रूप दिख रहा है, एक रूपरेखा दिख रहा है, उसमें एक बनावट दिख रही है, एक योजना दिख रहा है, उसमें आपको डिजाइन्स दिख रहा है, सिमेट्रिकल डिजाइन्स दिख रहा है। जैसे कि आप एक डिजाइन को देखेंगे तो तुरंत आपके मन में आता है, सो हो सकता है कि आप इमारत को देख रहे हैं, शायद वो ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो या कोई रीसेंट बिल्डिंग हो, इवन आपका घर भी हो, उसको देख के बराबर यदि आपको आकर्षित होता है, वो बहुत ही सुंदर डिजाइन लग रहा है, उसकी एलिवेशन बहुत सुंदर दिख रही है, तो तुरंत आप क्या बोलेंगे? इसका डिजाइनर कौन है? कौन से इंजीनियर से करवाए? इसका आर्किटेक्ट कौन है? मतलब ह्यूमन थिंकिंग में, वो लॉजिक में, तर्क बुद्धि में वो बात उपलब्ध है, इट इज ऑलरेडी देयर, उसको नया बनाने की जरूरत नहीं है। उसी को हम कहते हैं कि ये सोच समझ कर इन बातों को कह रहे हैं। तो यदि आप कहते हैं डिजाइन तो दिख रहा है, उसको हम मानते हैं, परंतु ये डिजाइन विदाउट अ डिजाइनर, मतलब इसको रचने वाला यहां पर नहीं है करके यदि आप कहते हैं, रचाने वाला नहीं है करके यदि आप कहते हैं, तो फिर उसमें कुछ तो कमी आपको महसूस हो रहा है। शायद वो आप इस बात को उस सिद्धांत के आधार पर या उस नजरिया से, उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि ईश्वर बिना सारी सृष्टि की निर्माण हो सकता है। A philosophy which denies that God's existence is not necessary फॉर आवर एग्जिस्टेंस, हमारी अस्तित्वता के लिए ईश्वर की अस्तित्वता की आवश्यकता नहीं है करके जो सिद्धांत कह रहा है, उस सिद्धांत के नजर से यदि आप देख रहे हैं तो फिर ये वाक्य आपके लिए सच है, डिजाइन विदाउट अ डिजाइनर। सो दो स्टेटमेंट्स में अभी तक आपको बताए। डार्विनवाद को सिखाते समय, व्हेन वी वर स्टडीइंग डार्विनिज्म, मैंने आपको ये बताया ये क्रिएशन विदाउट अ क्रिएटर, और यहां पर नियो डार्विनवाद में हम पढ़ रहे हैं डिजाइन विदाउट अ डिजाइनर। सो अभी अपन आगे इसको ले जाएंगे, अपन पढ़ेंगे, और आपके मन में इसके प्रति जो भी प्रश्न आता है उसको आप जरूर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में भेजिए। और इन बातों को, जो टर्म्स, हर टर्म्स को मैं धीरे धीरे बारीक बारीक से समझाना चाहूंगा तो बायोलॉजी क्लास हो जाएगा, ये हमारा क्रमिक विकास की कहानी नहीं रहेगी। इसलिए मैं आपको ये उद्देश्य के साथ में ले जा रहा हूं कि कुछ बातें आपको जरूर मालूम है, ऐसा सोच के मैं इसको ऊपर ऊपर से उसको लेके जा रहा हूं। यदि आपको कोई चीज में बिल्कुल समझ ही नहीं है और आप पढ़ के देखे हैं, यूट्यूब में चेक किए, इंटरनेट में चेक किए, कोई डिक्शनरी पढ़ के देखे, आपको बिल्कुल समझा नहीं, तो कृपया करके बिल्कुल हिचकिचाना नहीं, आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में आप अपने क्वेश्चंस को भेजिएगा, मैं आपको मदद करूंगा उसको समझने के लिए। आइए इस वक्त अपन प्रार्थना करेंगे।